साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई। 21 फरवरी 2023 और 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक चलेगी, नॉन स्टॉप। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो अभी 15-20 जिले रहे होंगे कि जून महीने के एंड तक उत्तर प्रदेश के सारे जिले कवर हो जाएंगे। उसी तरह से ये परिवर्तन यात्रा 2024 तक चलेगी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यह परिवर्तन यात्रा 674 जिलों में पहुँचने का प्लान है, योजना है। टोटल जिले 714 हैं हमारे देश में, मगर हम लोग आसाम और त्रिपुरा तक जो स्टेट है, टोटल 36 स्टेट है। 36 स्टेट में से हम लोग 31 स्टेट में हमारा संगठन है, यानी आसाम तक है और आसाम से आगे त्रिपुरा तक है। तो त्रिपुरा तक हम लोग अपना संगठन का ये कार्यक्रम हम लोग लेकर जाएंगे। इस तरह की हमारी योजना है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना विशाल कार्यक्रम है। उसके अलावा संगठन के जो दूसरे श्रेणी का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो जो 6500 तहसीलें हैं, उसमें से 6000 तहसीलों में ये कार्यक्रम चलेगा। केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन के त्रिपुरा से आगे जो 5 स्टेट है, वो छोड़ करके देश के सारे राज्यों में और सारे के सारे जिलों में ये कार्यक्रम चलेगा, तहसीलों में कार्यक्रम चलेगा। ये हम लोग इसलिए करने में, इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम करने में हम लोग पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो संगठन का जाल है, वो जाल देशव्यापी जाल फैला हुआ है। पिछले 48 सालों से, जब मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आज मेरी उम्र 66 साल चल रही है, तो लगभग 48 साल का समय हो गया। इसमें हमने 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में संगठन का जाल फैलाया है। हमारे लोगों को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि हमारे लोग संगठित नहीं है, संगठित नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो संगठित शक्ति की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा संगठित शक्ति का जो सबूत है, ये तो हमारे अलावा किसी के पास कोई संगठन है तो मुझे तो यहीं पर भी कोई पता है नहीं, मेरी जानकारी नहीं है। ये कोई काल्पनिक बातें मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए 6 अक्टूबर 2022 को 4.5 लाख लोग लेकर गए थे। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का तो भारत के किसी संगठन के
लोगों के, नेताओं के दिमाग में भी कभी नहीं आया। करने धरने की बहुत दूर की बात है, क्योंकि करना एक अलग चीज है और कहना एक अलग चीज है। मैं कहने की बात नहीं कर रहा हूं। 6 अक्टूबर 2022 को हम लोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए गए थे, तो आरएसएस के लोग अपने अपने ही हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भाग गए। तो ऐसा तो आरएसएस के इतिहास में कभी हुआ नहीं। तो ऐसा, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हमारे पास, हमारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास संगठित शक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमारे लोग तो निगेटिव 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 ही सोचते रहते हैं। तो निगेटिव का रिजल्ट कभी पॉजिटिव थोड़ी आता है। आप लोगों ने पता नहीं कभी इसके बारे में आइसोलेशन में मंथन किया या नहीं किया कि जो आदमी नेगेटिव सोचते रहता है उसका कभी पॉजिटिव रिजल्ट कभी आ सकता है। नेगेटिव का रिजल्ट तो कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो इतना लंबा समय लगाकर संगठित शक्ति निर्माण करने का सबूत आपके सामने दे रहा हूं। सबूत की बात है। तो इसलिए इतना बड़ा मामला है, इतनी बड़ी संगठित शक्ति है, और इस वजह से 31 राज्यों में 567 जिलों में नहीं तो 674 जिलों में, जहां हमारा संगठन का जाल नहीं है, संगठन का जाल 567 जिलों में है, कार्यक्रम करेंगे 674 जिलों में। तो ये इतना बड़ा विशाल संगठन का जाल साथियों, इतना लंबा समय लगाकर हमने बनाया। इसके आधार पर ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का एक पार्ट 2 का कार्यक्रम हमने बनाया है। संगठन का हमारे पास भौगोलिक नेटवर्किंग है और 2400 से जाति के कार्यकर्ता हमारे पास है। 6247 जाति के टुकड़े हैं ब्राह्मणों ने किए हुए। शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े हैं, ये तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा। अब जिन लोगों को जगाना नहीं है, जोड़ना नहीं है, संगठित शक्ति का निर्माण नहीं करना है, तो वो क्यों पता करेंगे कि हमारे कितने टुकड़े ब्राह्मणों ने किए? तो हमको तो करना है ना, इसलिए तो हमारे पास जानकारी है। 1703 टुकड़े शेड्यूल कास्ट के ब्राह्मणों ने किए। 1703 शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां है। 801 आदिवासी के टुकड़े हैं। 3743 जाति के टुकड़े पिछड़े वर्ग ओबीसी के हैं। तीनों की गिनती करो 6247 टुकड़े हैं। इतने टुकड़े में से एससी एसटी ओबीसी के 2400 से ज्यादा जाति के टुकड़ों को हम लोगों ने जोड़ा है ऑल इंडिया में। तो भौगोलिक नेटवर्किंग का संगठन हमारे पास है, सोशल नेटवर्किंग का संगठन हमारे पास है। तो इसके आधार पर यह कार्यक्रम हमने बनाया है। और आज हम लोग ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम चला रहे हैं देशव्यापी। तो ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम हमने क्यों बनाया, तो उसको भी जानना जरूरी है। ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने
8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया। 8 अक्टूबर 2013 को ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। कार्यक्रम के बाद जिसको कॉपी चाहिए वो ले ले, या हमारी साइट पर भी पड़ी हुई है, हमारी साइट से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये तीनों शब्दों को अगर मिला दो तो एक शब्द बनता है। वो शब्द कौन सा बनता है? इसका मतलब है ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव करवाए जा रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों ने पैसे के घोटाले की बात सुनी। हमारे देश में अखबारों में पैसे के घोटाले की बातें चलती रहती है। और ये जो घोटाला है ये 140 करोड़ भारत की जो प्रजा है उसके वोटों के चोरी का मामला है। उसके वोटों के चोरी का घोटाले का मामला है। आप सोचते होंगे अरे इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया और हमें मालूम क्यों नहीं है? हाँ, ये बात सही है। ये आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हमें मालूम क्यों नहीं है? आप लोगों को अखबार से मालूम होता है, आप लोगों के घर में टीवी है, चैनल में खबरें चलती है तो मालूम होता है। अखबार वालों ने खबर नहीं छापी, टीवी वालों ने खबर नहीं छापी। भगवान आपको आकर बताएगा? कौन बताएगा आपको? आपको बताएगा कौन? आपको बताने वाला फिर कोई नहीं है, तो फिर आपको मालूमात कहाँ से होगी, जानकारी कहाँ से होगी? इसलिए आपको जानकारी नहीं हुई। दूसरी बहुत बड़ी बात, आपसे मीडिया वालों ने छुपा कर रखा। जानते हो दुनिया में कौन सी बात छुपाई जाती है? अच्छा, चोरी खुल्लम खुल्ला होती है क्या? है? आपके घर में आ रहे लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, बाबूजी आपके घर में हम चोरी करने के लिए आए हुए हैं। अब रात के थोड़ा सा अंधेरा होते ही आपके घर में चोरी, ऐसा चोरी होती है क्या? है? ऐसी कोई चोरी करता है क्या? और इसको चोरी बोलते हैं क्या? चोरी जो है वो छुपकर होती है। और इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सारे मीडिया के लोगों ने छुपाने का काम किया। छुपाने का काम किया, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है। इतना तो आप लोगों को ये समझ, अरे कुछ तो गड़बड़ है। छुपाने का काम किया, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं, आपके 140 करोड़ लोगों के वोटों को चोरी करने का मामला है, ये पैसे की चोरी का मामला नहीं है। जब वोट की चोरी होती है तो क्या होता है? ईवीएम निर्धारित करता है कौन चुनकर आना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए। ईवीएम निर्धारित कर रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा? लोगों के पास अधिकार है। लोग इस देश में और प्रदेश में सरकार बनाने का, बहुमत देने का अधिकार लोगों के पास है। लोगों को अधिकार है सरकार
बनाने का, बहुमत देने का, किसको चुनकर लाना है, किसको चुनकर नहीं लाना है, ये अधिकार संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को दिया। ईवीएम मशीन ने लोगों का अधिकार खत्म कर दिया। ईवीएम मशीन ने कौन चुनकर आना चाहिए, कौन हारना चाहिए, ये अधिकार ईवीएम ने अपने पास लिया। तो आपके पास क्या है? आपके पास तो कुछ नहीं रहा, तो आपको तो भिखारी बना दिया। तो इतना बड़ा मामला है। तो जिसके पास चोरी से सरकार बनाने का अधिकार आ जाता है, तो भारत सरकार का बजट कितना है? 42 लाख करोड़ का। कितने लोगों को समझ में आता है जो आंकड़ा बता रहा हूं वो कितना है? देखो दोबारा बताता हूं आंकड़ा कितना है, सुन लो थोड़ा सा। समझने के बारे में तो मुझे डाउट है। भारत सरकार का एक साल का बजट कितने लाख करोड़ का है? 42 लाख करोड़। हमारे लोग बोलते हैं लाख का होगा, करोड़ का होगा, तो उसको पता ही नहीं 42 लाख और करोड़, 42 लाख करोड़। चलो ज़्यादा टेंशन मत लो, ये आपके आंकड़ा जो है ये आपके समझने के परे की बात है। एक साल का भारत सरकार का बजट है, राज्य सरकार का बजट अलग है, महानगर पालिका का बजट अलग है, जिला पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत का बजट अलग है, ग्राम पंचायत का बजट अलग है। पता नहीं आप लोग, है तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता रहा हूँ, एक किसी हमारे लोगों को पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है। इतना सारा पैसा टैक्स के रूप में ये लोगों के पास आता है, चुनकर जाने वाले लोगों के नियंत्रण में आता है। नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में एक साल का बजट 2023 का 42 लाख करोड़ का, अगले साल का 45 या 50 लाख का हो जाएगा, 50 लाख करोड़ का हो जाएगा। ये हर साल जो आंकड़ा है वो पहले 42 लाख के पहले 31 लाख का था, 31 लाख करोड़ का, वो 42 लाख करोड़ हो गया, वो हर साल बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि उन लोगों के नियंत्रण में ये बजट जाता है जो ईवीएम से घोटाला करके चुनाव जीत कर आ रहे हैं। वो निर्धारित करते हैं कि ये पैसा किसको मिलना चाहिए। आपको मालूम नहीं है, नरेंद्र मोदी का मित्र अडानी है। तो अडानी जो है गुजरात के जामनगर का निवासी है। ये आज से गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के पहले, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के पहले जामनगर में स्कूटर से चलता था। अभी एरोप्लेन है उसका, एरोप्लेन से ही जाता है। भारत में भी अगर जाना है तो एरोप्लेन से जाता है। और मोदी जिस एरोप्लेन का उपयोग करता है वो अडानी के मोदी, भारत सरकार के मिलिट्री का, भारत का प्रधानमंत्री आमतौर पे मिलिट्री का एरोप्लेन यूज करता है, मगर मोदी अडानी का एरोप्लेन यूज करता है। क्यों? मोदी को मालूम है पाकिस्तान में मिलिट्री का जो एरोप्लेन है उसने कई जनरल लोगों को मारा। मिलिट्री का जो प्लेन है उसमें पाकिस्तान का जो डिक्टेटर होता है ना, वो बैठता है मिलिट्री के प्लेन में, और मिलिट्री वाले ही उसको उड़ा देते हैं, मिलिट्री वाले ही उसको बनाते हैं, मिलिट्री वाले उसको उड़ा देते हैं। और लगभग पाकिस्तान में जितने भी डिक्टेटर हुए उसको प्लेन में ही मारा। मोदी को मालूम है साले मिलिट्री वाले मुझे भी राम नाम सत्य करते सकते। मोदी कभी मिलिट्री के एरोप्लेन में बैठता ही नहीं है। मोदी बैठता है अडानी के एरोप्लेन में।
अडानी का एरोप्लेन और मोदी का एरोप्लेन एक ही है, इसलिए अडानी का नाम बदलकर अखबार वालों ने किया, अडानी का नाम बदल दिया अखबार वालों ने, मोदानी। जो अडानी है उसका नया नाम बन गया है मोदानी, यानी मोदी और अडानी मिलकर मोदानी हो गया, तो उसका ही है। तो नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले ये अडानी जामनगर में स्कूटर पे चलता था। ये लंबी कहानी नहीं है। ये मोदी के रहते रहते अडानी ने टाटा को पीछे छोड़ दिया, फिर बिरला, टाटा और बिरला दोनों को मिलके पीछे छोड़ दिया। वो तो खानदानी, टाटा खानदानी, उसका दादा परदादा से संपत्ति कमा रहा है, 100-125 साल का रिकॉर्ड है। बिरला का भी 100-125 साल का रिकॉर्ड है। इसका तो ये अभी का ही रिकॉर्ड है, आपको मालूम है इसलिए बता रहा। तो नरेंद्र मोदी इस ईवीएम के घोटाले से 2014 में चुनकर आया। कांग्रेस वालों ने वेलकम किया। क्यों? कांग्रेस वालों ने वेलकम क्यों किया? कांग्रेस वालों ने इसलिए वेलकम किया कि 2004 में कांग्रेस ने घोटाला करके ईवीएम में सरकार बनाई, 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सारा डाटा कलेक्ट किया, सबूत सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, अडवाणी को बताया। अडवाणी ने कहा सार्वजनिक कर देता हूं, सारे देश के लोगों को बता देता हूं। तो आरएसएस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस को कहा सारे देश के लोगों को बताने से आपको कोई फायदा होगा? चलो ठीक है, हम नंगा हो जाएंगे, हम बदमाश साबित हो जाएंगे, चलो ठीक है, आपको फायदा होगा कुछ? तो आरएसएस ने कहा क्या मतलब? अरे आपको फायदा लेना है तो ले लो। हमने 2004-2009 में घोटाला किया, हमारी सरकार बनाई, 2014 में तुम बना लो। लोगों को बताने से तुमको क्या फायदा होगा? लोगों को बताने से तुमको फायदा नहीं होगा। 2014 में तुम बना लो। आरएसएस ने कहा तुमने 2 बार घोटाला किया, हमको एक कई बार घोटाला करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा आप देशभक्त लोग हो, आप राष्ट्रभक्त लोग हो। तो हमने सोचा आप लोग शायद हमारी तरह घोटाला नहीं करने। आरएसएस ने कहा ये तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को बुड़बक और गधा बनाने के लिए हम देशभक्त है। हम देशभक्त थोड़ी है, तुम और हम एकच है। ये तो प्रचार के लिए हम नेशनलिस्ट है, प्रचार के लिए हम नेशनलिस्ट है, तुम और हम एकच है। कांग्रेस ने कहा तो बड़ा अच्छा मामला है, तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है, हमने 2 बार घोटाला किया, तुम भी 2 बार घोटाला कर लो। तो इस तरह से साथियों ये 2-2 बार घोटाला करवाने का मामला तय हुआ। और जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया? कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा इस घोटाले को तो रोकना होगा। घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया?
घोटाले के रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और एक निर्णय दिया, पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। अब देखो, ईवीएम जो है मशीन, ये पेपरलेस है। अब पेपर ट्रेल मशीन में पेपर नाम ही है, पेपर ट्रेल। ईवीएम मशीन पेपरलेस है और पेपर ट्रेल मशीन में कागज है। तो जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया पेपर ट्रेल लगाओ, तो चुनाव आयोग ने क्या किया? 2014 में पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अच्छा, पेपर ट्रेल मशीन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया? कहा कि ईवीएम मशीन पेपरलेस है, घोटाला करती भी है, घोटाला पकड़ में नहीं आता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने वाली पेपर ट्रेल मशीन लगाया। तो अब 2 मशीन हो गई, एक घोटाला करने वाली मशीन, एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन। घोटाला करने वाली मशीन का नाम है ईवीएम, घोटाला पकड़ने वाली मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। अब 2 मशीन। ये मशीन लगने के बाद आज तक, शुरू से लेकर आज तक, या कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनके समय में बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ, शुरू से आखिर तक किस तरीके से वोट डाला गया, तो मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ ब्रीफ में, तो आपको पता चल जाएगा घोटाला कैसे हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके पहले एक काम नहीं होता था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के प्रथम चुनाव में बैलेट पेपर था। जब आप बुजुर्ग लोग वोट डालने के लिए गए तो आपको चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने बैलेट पेपर दिया। तो वोटर्स लोगों ने, बुजुर्गों ने देखा, एक साइड में देखा कौन कौन कैंडिडेट है, ए साइड में कौन कौन कैंडिडेट है, फिर ए साइड में देखा क्या क्या चुनाव निशान है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए बता रहे, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा ना। जो मैं समझ चुका हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक उदाहरण नहीं दूंगा। उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं। और फिर जब ऐसा हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। वोटर ने सोचा चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो फिर वोटर ने क्या किया? उस समय क्या होता था? मोहर होती थी, या बुजुर्ग लोगों को मालूम है, मोहर होती थी। मोहर उठाए, अरे शाही नहीं है, अरे शाही नहीं है, तो उधर इंक पैड होता था, करते थे ऐसा, आहा लग गई, शाही लग गई। और फिर करते, कुत्ता कहाँ है, कहाँ है, हाँ हाँ यहाँ है कुत्ता, यहाँ। ऐसा आपने मोहर लगाया, देखा, हाँ बराबर कुत्ते पर ही लगा हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते थे, बड़ा हो गया है, छोटा करना होगा। फिर ऐसा छोटा करते थे और छोटा करने के बाद फिर कहते थे कि अब भी थोड़ा बड़ा हो गया है, छोटा करना होगा। फिर और छोटा करते थे और फिर उसके बाद बैलेट बॉक्स में डालकर निश्चिंत होकर घर में जाते थे, ये सोचते हुए जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट कुत्ते के नाम पर बराबर जमा हो गया है। किसी प्रकार की कंफ्यूजन रहे बगैर घर में चला जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ए बैलेट पेपर में हो गया। अब देखो ईवीएम आ गया, 2004 में ईवीएम आ गया। ईवीएम आने के बाद आप वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, बटन दबाया, मोहर लगा हुआ दिखाई नहीं दिया। 2004 में, 2009 में मोहर आपने
कई किसी ने साइकिल पर लगाया, हाथी पर लगाया, कमल के फूल पर लगाया, पंजे पर लगाया, मगर आंखों से दिखाई नहीं दिया। 2004 में जब दिखाई नहीं दिया तो वोटर को क्या लगा था, मेरा वोट इधर उधर तो नहीं गिर गया। देखने का इधर उधर तो नहीं गिर गया। चुनाव आयोग के कर्मचारी ने देखा कि बुड़बक आदमी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुड़बक नहीं बोलते हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में गधे को बुड़बक बोलते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है, ऐसा शब्द मैंने शब्दकोश में देखा नहीं है। मूर्ख सामान्य शब्द, बुड़बक बहुत बढ़िया शब्द है। तो वो चुनाव आयोग के कर्मचारी को लगा, अरे तो वोटर साला बुड़बक है क्या, वो आता है और वोटर को कहता है, क्या कहता है, हो गया, क्या कहता है चुनाव आयोग का कर्मचारी, हो गया। तो वोटर क्या कहता है, हो गया, हाँ हो गया। किधर से आए थे, इधर से, इधर जाओ जाओ, भगा दिए। पता उसको लगा साला पता नहीं यहाँ रहेगा तो हंगामा करेगा, हंगामा हो जाएगा, उसको जाने के लिए आंखों से दिखाई नहीं दिया। 2004 में 2009 में जब दिखाई नहीं दिया तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। 1500 बूथ थे, 500 बूथ पर उसका वो जो बूथ थे 1500, उसमें से 500 बूथ ऐसे थे जहां कहीं कहीं 0, कहीं कहीं 1, बहुत मुश्किल हुआ 2। उसको लगा रहे साला चूना भी लगाया जाए, साला इतना जोरदार चूना लगा रहे हो, और वो भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा प्रोफेसर आदमी, अमेरिका में वहां प्रोफेसर रहने वाले आदमी को चूना लगा रहे हो। तो उसने सारी छानबीन की तो उसको पता जा रहे, बाप रे, तो ईवीएम में घोटाला है। सारा डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब ये ऑर्डर दिया तो उसको रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने का मतलब है घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया। चुनाव आयोग को पहले से मालूम था ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। कैसे मालूम था चुनाव आयोग को? क्योंकि मशीनों को खरीदने का ऑर्डर चुनाव आयोग ही देता है। चुनाव आयोग के लोगों ने, अधिकारियों ने कंपनी वालों को बुलाया, आओ भाई क्या काम है? ईवीएम मशीन बनाना है। कैसी बनाना है? कंपनी वालों ने चुनाव आयोग को, कैसी मशीन बनाना है? घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। कंपनी वाले ने कहा, वो सुनने में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? सुनने में नहीं आया। 2 नंबर का काम है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। घोटाला करने वाली मशीन बनाना है, ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता, दीवारों की भी कान होते हैं। पता नहीं दीवार के पीछे कोई आदमी खड़ा हो, सुन ले, साले लेने के देने पड़ जाएंगे, जेल में चला जाऊंगा, है, ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता। अच्छा, कंपनी, ठीक है, कितना पैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। कंपनी वाले का, कंपनी वाले ने चुनाव आयोग को क्या क्या, पैसा ज़्यादा लगेगा। क्यों? कंपनी वालों ने कहा आपको सस्ती मशीन दे सकते हैं। कैसे? मशीन ईमानदार बनानी हो। नहीं, ईमानदार नहीं चाहिए, मशीन घोटाले वाली ही चाहिए, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए। हमको थोड़ी पैसा देना है, तो भारत सरकार पैसा देती है, क्योंकि और आप लोग जो है भारत सरकार को टैक्स देते हो। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। तो डॉक्टर जो है वो टाटा बिरला अंबानी को बोलता है, गरीब डॉक्टर क्या बोलता है? टाटा बिरला अंबानी कहता है,
ज्यादा नमक मत खाना। डॉक्टर क्या बोलता है? टाटा, बिरला, अंबानी को बोलता है ज्यादा नमक मत खाना। टाटा, बिरला, अंबानी डॉक्टर को बोलता है गरीब समझ रखा है, कम नमक खाने के लिए बोल रहे हो? टाटा, बिरला, अंबानी को कम नमक खाने के लिए बोल रहे हो? गरीब समझ रखा है। डॉक्टर कहते हैं ये गरीबी अमीरी का मामला नहीं है, नमक कम खाना। तो क्या मामला है? ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? हाँ, तो गरीब लोग ज्यादा नमक खाते हैं, कभी कभी उनको सब्जी खाने को नहीं मिलता तो नमक के साथ रोटी खाते हैं, ज्यादा नमक खा लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? डॉक्टर टाटा, बिरला, अंबानी को कहता है, टाटा, बिरला, अंबानी क्या कहता है? गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? डॉक्टर कहता है ब्लड होगा तो प्रेशर होगा ना, ब्लड होगा तो प्रेशर होगा। चले गरीब और ब्लड कहां से होगा? जब ब्लड होगा तो प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं होगा तो प्रेशर कहां से होगा? तो साथियों, गरीब आदमी नमक खाता है, नमक पर भी टैक्स होता है। गरीब से गरीब आदमी भी भारत सरकार को टैक्स देता है और ये टैक्स चुनाव की मशीन खरीदने के लिए चुनाव आयोग को मिलता है। इसका मतलब है गरीब से गरीब आदमी का पैसा भी चुनाव की मशीन खरीदने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चुनाव आयोग को मालूम होता है मशीन खरीदने का काम करने की वजह से चुनाव आयोग को मालूम होता है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। इसलिए जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया तो चुनाव आयोग को लगा सर ईवीएम तो घोटाला करने वाली मशीन है, अगर हम घोटाला पकड़ने वाली ज़्यादा मशीन लगाएंगे तो गारंटी से पकड़े जाएंगे। जो ना मशीन ज़्यादा नहीं लगाना होगा। तो चुनाव आयोग ने कितनी मशीनें लगाई घोटाला पकड़ने वाली? 0.33%। कितना होता है 0.33? आधा % से भी कम। अगर 0.50 होता तो आधा % होता। ये 0.33% मशीन लगाया। क्यों? घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन 0.33 लगाया 2014 में, 2015 में, 2016 में, ताकि घोटाला पकड़ में ना आए। जब हमें ये मालूम हो गया कि ये चुनाव आयोग घोटाला पकड़ने वाली मशीन कम संख्या में लगा रहा है, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई जो लोग हैं जिन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में गया होगा या किसी ने सुप्रीम कोर्ट देखा होगा, बल्कि हमारे लोगों का तो ये सोच है कि कोर्ट के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए आदमी। हमारे लोग ऐसा, अरे कोर्ट के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट देखा भी नहीं होगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में डाटा लेकर गए, सबूत लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, चुनाव आयोग के अधिकारी हाजिर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को सवाल पूछे, किसी सवाल का जवाब दे नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली मशीन 100% लगाई जाएगी। 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। 13.5 लाख मशीन लगाई जाएगी। तो जो 2019 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली 13.5 लाख मशीन लगी हुई आपने देखी, और मैंने लगवाई। किसी अखबार ने खबर नहीं छापी। अगर पंडित जी टट्टी को गए होते तो पंडित जी को अगर पतली टट्टी लग गई तो साली उसकी भी खबर पंडित जी छाप देते कि पंडित जी को पतली टट्टी लग गई। मगर हम राष्ट्रहित की ये लड़ाई जीते,
उसकी सिंगल लाइन की भी खबर किसी मीडिया वालों ने नहीं छापी। ए डॉक्यूमेंट्री बात बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% 13.5 लाख मशीनें लगाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद ये ऑर्डर नरेंद्र मोदी के पास गए। लॉ मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। लॉ मिनिस्ट्री में ऑर्डर गया, लॉ मिनिस्टर ने मामला प्रधानमंत्री के पास लेकर गए, तो उनकी कोर बीजेपी के कोर लोगों की मीटिंग हुई कि अब तो 2019 का चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है। ये वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया है, और वामन मेश्राम की टांग गांधी जी की सिंगल टांग की तरह नहीं है, तो डबल हड्डी की टांग है। गांधी जी की तो सिंगल हड्डी की है, ये तो वामन मेश्राम की टांग तो डबल हड्डी की है। तो डबल हड्डी की टांग सिंपली हटाना आसान नहीं है। क्या करें? आरएसएस ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस से संपर्क किया और कांग्रेस को कहा 2004 में आपने घोटाला किया, हम चुप रहे। हाँ, 2009 में आपने घोटाला किया, हम चुप रहे। हाँ, ये बात सही। 2014 में आपने हमें घोटाला करके सरकार बनाने के लिए मदद की। हाँ, 2019 में आप हमारी मदद करें। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री कौन है? कहा मैं हूँ। सरकार किसकी? मेरी है। प्रशासन किसके नियंत्रण में? मेरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाया? कि मैंने। तो तेरे को मदद की क्या जरूरत है? तुमको जो करना है कर लो। अरे हमारी सरकार होती तो पूछते हम लोग किसी को। कांग्रेस वालों को ऐसे ही लोग थोड़ी कहते 2 नंबरी लोग हैं। अरे कांग्रेस वाले ओरिजिनली 2 नंबरी लोग हैं। तुम भी कर लो, हम तुमको पूरा समर्थन देते हैं, करो। सरकार तुम्हारी, करो जो करना है करो। भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है, ये सिंगल हड्डी की टांग नहीं, डबल हड्डी की है। इतना आसान नहीं है। तुम कहते हम कर लेते हैं, मगर ये टांग वामन मेश्राम ने अड़ाई। वो वामन मेश्राम सिंगल आदमी नहीं है, नहीं तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देते। वो सिंगल नहीं, वो तो राष्ट्रव्यापी संगठन है। आरएसएस को घेरने के लिए नागपुर गया था। और आरएसएस से मैं डरता हूं, आरएसएस वाले वामन मेश्राम को डरते। आरएसएस से मैं डरता हूं, आरएसएस वाले वामन मेश्राम के डरते हैं। तो इतना मामला आसान नहीं है। वो कहते हैं अरे संविधान तो हमने खत्म कर दिया होता, ये तो साले वामसेफ वाले हैं ना, इस वजह से हम लोगों को मुश्किल हो रही है। बाकी किसी का नाम नहीं लेते, किसी को नहीं बोलते कि इसकी वजह से रुका, उसकी वजह से रुका। उसके बारे में तो बोलते कि वो तो हमारे जेब में है, वो इस जेब में है। तो उनको डर लगता है। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। एक बात, बसपा का एमएलए आगरा में बसपा छोड़कर भाजपा में गए। अब भाजपा में जाने के बाद मीटिंग अटेंड करने लगा उधर आगरा में। तो चर्चा चल रही थी कि साला ये जो वामसेफ के लोग हैं, इसकी वजह से ये सारा का सारा मामला रुका हुआ, नहीं तो अब तक तो संविधान को बदल देते। वो आया अपने घर में, उसने सुना अपनी, वो मीटिंग में था, घर में आया। घर में आके हमारे कार्यकर्ता को टेलीफोन किया, अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हमारे कार्यकर्ता ने तुम्हारे पास क्या आने का, तुमको हम लोग 50 रुपए का चंदा मांग रहे थे, एक नया पैसा देने के लिए फुकटे आदमी हो, नहीं आते। अरे नहीं नहीं 2000 दे देता हूँ, पहले तुम आ तो गया। कहाँ की ऐसी चर्चा चल रही थी। वामसेफ के लोग हैं, इस वजह से, नहीं तो संविधान बदल दिया होता। मैं बीएसपी में था
तब बामसेप के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे अकल में नहीं आया। भाजपा में जाने के बाद बामसेप के बारे में अकल आई, उधर जाने के बाद मुझे समझ में आया। और इस तरह से अंदर की बात आपको बता रहा हूं साथियों। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा कि ये निर्णय जो है ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो कांग्रेस के लोगों को कहा कि आप हमारी मदद करो। फरवरी 2019, ध्यान रखो, 19 के मई महीने में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। ध्यान रखो, तारीखों के साथ जानता हूँ। 23 मई को लोकसभा का रिजल्ट आया, मई को, और फरवरी 2019 को इस केस को संदर्भ ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, भारत के 10 बड़े वकीलों में से एक है अभिषेक मनु संघवी, वो कांग्रेस के तरफ से बीजेपी आरएसएस को मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। अरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्या केस दायर किया कि ये जो मोहम्मद मेश्राम का केस है, इसके अनुसार 13.5 लाख से लेकर 18 लाख तक पर्चियां गिननी होगी, बहुत लंबा समय लगेगा। मेरे वकील ने कहा, वकील साहब आप बहुत सीनियर है, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहीं लिखा क्या ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए? जरा बताओ तो, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बताओ तो। कोई बता नहीं पाया। दूसरी बात, मेरे वकील ने कहा अरे केस का निर्णय हो चुका है, एक केस का जजमेंट आ चुका है। जिस केस का निर्णय हो चुका है उस केस पर दोबारा हियरिंग क्यों कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि नागरिकों को केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करके फैसला देने का अधिकार है। फैसला हो चुका, उसी केस को दोबारा रीओपन क्यों कर रहे हो? ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारे वकील की बात को नहीं सुना। जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, क्यों नहीं सुना? आरएसएस के लोगों ने एक औरत को चीफ जस्टिस पर आरोप लगाने के काम पर लगा दिया। वे औरत ने चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। अब ऐसा आरोप लगने की वजह से जस्टिस गोगोई ने कहा ऐसे स्थिति में मैं सुनवाई नहीं कर सकता हूं। तो दूसरे नंबर का जज था, जो दूसरे नंबर का जज था नागपुर का, अरे क्या नाम इसका, नागपुर का जज जस्टिस बोबड़े, उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था। उसका पोता शरद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा। 7 जज के बेंच ने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया और उस बेंच ने उस औरत के खिलाफ जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में बेंच बिठा दिया कि तुम इसकी जांच करके रिपोर्ट दो। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया, आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष, दोनों निर्दोष। मुझे समझ में आया साले नौटंकी हो रही है? आरोपी भी निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष, झूठा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस औरत पर जस्टिस पटनायक की केस लगवाई ये कहकर कि झूठा आरोप लगाया। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है झूठा आरोप लगाया, तो भी उस जज ने उसको निर्दोष छोड़ दिया। बात मुझे समझ में आई कि ये सारा बनाव चल रहा है, ये सारा खेल चल रहा है। और इसी प्रक्रिया में 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कि जस्टिस ये जो कांग्रेस का अभिषेक मनु संघवी 50% मिलान कराने की मांग कर रहा है, रिकाउंटिंग के बजाय 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा।
जैसे ही जजमेंट आया, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा 1% रिकाउंटिंग का जजमेंट है, अब अपनी चोरी पकड़ी नहीं जाने वाली है, तो आप क्या करो, एक आदमी वोट के लिए जाओ, 2-3 बार ठप्पा लगा, तभी हम जीतेंगे। तो उन लोगों ने ऐसे ही किया। और कितने जगह किया ऐसा, ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 373 लोकसभा सीटों पर लोगों ने 220 जगह पर जितने वोट डाले उससे ज्यादा निकले। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में कितने ज्यादा निकले? 11 लाख लोगों ने वोट डाले, 12,87,000 निकले। 1,87,000 वोट ज्यादा निकले, 2-4 हजार नहीं, 1,87,000। यानी सट्टल में भ्रष्टाचार, सुट्टा नहीं, सट्टल में भ्रष्टाचार। 1,87,000 वोट। और ऐसे ज्यादा वोट कितने सीटों पर निकले? 220 सीटों पर। 153 सीटों पर कम वोट निकले। क्यों? क्योंकि उसके वोट जहां बीजेपी चुनाव हार रही थी उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया, इस वजह से कम निकले। और इस तरह से 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें कितनी चुनकर आई? 303। गठबंधन की सीटें कितनी चुनकर आई? 340। शाम को 4 बजे राहुल गांधी टीवी पर आ गए। मैं टीवी के सामने बैठा था, मैंने राहुल गांधी को देखा। राहुल गांधी ने बयान दिया, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, चुनाव जीतने की आपको शुभकामना, ऐसा बोलते ही गायब हो गया। आपको शुभकामना। 4 बजे तक कितनी सीटें मोदी ने जीती? एक भी नहीं। कितनी सीटों पर आगे बढ़ रहा था? 340 सीटों पर आगे बढ़ रहा था। रुझान 340 सीटों का था। एक भी सीट मोदी ने नहीं जीती। राहुल गांधी टीवी पर आए कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट की हैसियत से और कहा, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, आपको मेरी शुभकामना। क्यों? 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सेंट्रल में सरकार बनाई। समझौता था आरएसएस बीजेपी का, 2 बार बीजेपी घोटाला करके चुनाव जीतेगी, तो कांग्रेस के लोगों ने वेलकम किया। ये कांग्रेस का नाम लेकर कह रहा हूं। अगर ये झूठ है तो कांग्रेस वालों को मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करना चाहिए कि वामन मेश्राम कांग्रेस की बदनामी कर रहा है। करना चाहिए ना। वो मेरे खिलाफ कैसे ही नहीं कर रहे? क्यों? उसको मालूम है सारे सबूत हमारे खिलाफ। वामन मेश्राम के पास सारे सबूत है। अरे दूसरों को छोड़ो, नरेंद्र मोदी ने घोटाला करके चुनाव जीता, ये कह रहा हूं वो सरकार में प्रधानमंत्री है, बहुत सारे लोगों को एफआईआर करके अंदर डाल दिया, मेरे खिलाफ कर ले। साथियों, मैं ये सारी बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरा जो 1% का पर्ची वाला मामला है ना, तो 1% जो पर्चियाँ है 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग को पता चला कि वामन मेश्राम ये पर्चियाँ जो 24 सितंबर को ये है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सील करने का आदेश ना दे।